नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके सॉइल साइंस की और सॉइल साइंस में आज हमारी जो क्लास रहने वाली है, क्योंकि हमारी मैकेनिज्म की क्लास चल रही है अपटेक मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट अपटेक इन प्लांट, इसकी हम बातें कर रहे थे। ठीक है, इसमें एक क्लास हमारी कंप्लीट हो गई थी। यदि बेसिक सा मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो हमने जो है न्यूट्रिएंट अपटेक स्टार्ट कर लिया था और उसमें हमने ये कहा था कि जब भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन की बात आती है तो दो प्रकार के मेथड काम करते हैं। एक तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, और एक होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन। क्या होता है दोस्तों? एक्टिव और पैसिव होता है। एक्टिव में दो चीजें मैंने आपको बताई थी कि इसमें है ना, जो एक तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, क्या होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी बात, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट चलती है। क्या चलती है? अगेंस्ट चलती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। दूसरी बात, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ चलती है। ठीक है, किसके साथ चलती है दोस्तों? कंसंट्रेशन के हिसाब से चलती है। हम सिंपल भाषा में ये कहे तो ये फॉलो करती है किसको? ये फॉलो करती है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करती है किसको? कंसंट्रेशन को। ठीक है, जहां पर कंसंट्रेशन हायर होगी वहां से लेकर ये लो कंसंट्रेशन की ओर जाती है। ठीक है, उस हिसाब से ये काम करती है। इसमें हम ये कह रहे थे कि एक तो कैरियर कंसेप्ट, इसमें एक तो कैरियर कंसेप्ट की हमने बात की थी और दूसरा हमने ये कहा था कि साइटोक्रोम थ्योरी, ठीक है, या साइटोक्रोम भी एक तरह की प्रोटीन होती है। ठीक है, तो साइटोक्रोम पंप थ्योरी भी इसको कह देते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पंप थ्योरी भी बोल देते हैं। तो ये वाली चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर हम ये कह रहे थे कि यहाँ पर एक तो मास फ्लो हम समझते हैं, ठीक है, यहाँ पर किस किस की बात करते हैं? मास फ्लो की बात करते हैं, यहाँ पर डिफ्यूजन की बात करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर रूट इंटरसेप्शन की बात करते हैं। ये मुख्य रूप से 3 पॉइंट है। इसके अलावा जो है एक कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी और एक कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी और इसके अलावा डोनेल इक्विलिब्रियम, इनकी भी हम यहाँ पर ही बातें करते हैं। तो ये वाले जो मेथड है ये बचे हैं आपके, पहले वाली क्लास में हमने यहाँ पर कंप्लीट बातें कर ली थी। ठीक है, अब हम आज इनकी बात करेंगे। ठीक है, किनकी बात करेंगे? पैसिव वालों की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं मास फ्लो क्या है। ठीक है, किसकी बात करेंगे दोस्तों? मास फ्लो की बात हम करने वाले हैं। सिंपल भाषा में समझाऊं तो मास फ्लो क्या है? एक तरह से बहाव में बह जाना। ठीक है, जैसे हम जो है बातें करते करते कभी कभी जो हमें नहीं बोलना चाहिए वो भी हम बोल देते हैं। ठीक है, क्यों बोल देते हैं? क्योंकि उस टाइम पे फ्लो ही ऐसा होता है। ठीक है, फ्लो में बात कर देते हैं, जो नहीं होने वाली बात है वो भी हम कर देते हैं। मान लो जो है झूठ बोलने की बात हो तो कभी कभी हम इतनी झूठ बोल देते हैं, हमें खुद ही विश्वास नहीं होता है कि इतनी कैसे बोल दी। ठीक है, और कभी कभी मान लो बड़ाई करने की बात हो तो इतनी बड़ाई कर देते हैं, कभी कभी हमें खुद को ही शक होने लग जाता है कि हाँ ऐसा तो नहीं हूं मैं। ठीक है, तो वो बात होती है। वो क्यों होता है? क्योंकि हम उस टाइम पे फ्लो में होते हैं, उस टाइम पे उसी लाइन में होते हैं। ठीक है, एक तरह से कॉन्फिडेंस की बात है। कभी कभी हम इतने कॉन्फिडेंस में होते हैं कि हम सोच लेते हैं कि हाँ अब तो ये कर लूंगा, अब ये कर लूंगा, अब ये। ठीक है, बाद में पता चलता है कि ये वास्तविकता नहीं है। तो वो फ्लो होता है। उसी प्रकार यहाँ भी एक फ्लो काम करता है। मान लो ये आपका क्या है? मिट्टी है और इसमें एक पौधा लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है? पौधा लगा हुआ है, ये जड़ें हैं। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? जड़ें। अब आपने इसको पानी पिलाया और उस पानी के साथ में मान लो आपने नाइट्रेट दिया। ठीक है, नाइट्रोजन वाला कोई भी जो है तत्व दे दिया, यानी कि नाइट्रोजन वाले उर्वरक दिए, उसमें नाइट्रेट था। नाइट्रेट पानी के साथ घुलकर क्या हो रहा है? आ रहा है। अब ये पानी के फ्लो के साथ आ रहा है नाइट्रेट। ठीक है, किसके साथ आ रहा है? पानी के फ्लो के साथ। इसको हम कहते हैं मास फ्लो, यानी कि एक समूह में एक साथ फ्लो हो जाना। ठीक है, एक साथ हमें चीजें दिखाई देना। ठीक है, हम कहते हैं ना भाई मास फ्लो का, मास का मतलब होता है समूह में, एक साथ बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, और फ्लो का मतलब एक तरह का बहाव। तो वो चीज दिखाई देती है, ये पानी के साथ बहकर आते हैं और इन जड़ों के कांटेक्ट में आते हैं और जड़ें इन्हें क्या कर लेती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं।
जड़ें क्या कर लेती है दोस्तों, एब्जॉर्ब कर लेती है। यहाँ पर किसी प्रकार की ना तो कोई कंसंट्रेशन काम करती है, ना ही कोई और चीजें काम करती है, सिर्फ मास फ्लो काम करता है। ठीक है, पानी बहता हुआ आ रहा था, पानी के साथ में न्यूट्रिएंट आ गए, जड़ों के कांटेक्ट में आ गए, जड़ों ने तुरंत प्रभाव से उनको ले लिया। बस ये सिंपल प्रोसेस हुई है, इस चीज को हम मास फ्लो कहते हैं। तो पहली बात तो समझ में आ गई, मास फ्लो के द्वारा कुछ पोषक तत्व है, जैसे कि आपका नाइट्रेट हो गया, जैसे कि आपका कैल्शियम हो गया, जैसे कि आपका सल्फर हो गया, ये वाले पोषक तत्व मास फ्लो द्वारा आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा बात हम समझेंगे डिफ्यूजन को। ठीक है, किसको समझेंगे दोस्तों, डिफ्यूजन की हम बात करेंगे। यहां पे लिख रहा हूं डिफ्यूजन क्या है, तो सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पर तो किसी प्रकार की कोई कंसंट्रेशन काम नहीं कर रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या कंसंट्रेशन काम करेगी कि हायर कंसंट्रेशन से कोई भी चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगी, यानी कि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से काम करता है। किसके हिसाब से, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से। किसके हिसाब से काम कर रहा है दोस्तों, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से काम कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या जाते हुए नजर आएंगे, न्यूट्रिएंट जाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, इसमें मान लो ये है जड़ सिस्टम है ये, ठीक है, जड़ें हैं ये। अब ये जो आपके जड़ें हैं, यहाँ पर आसपास वाले न्यूट्रिएंट्स को तो इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया, तो यहाँ पर तो लोअर कंसंट्रेशन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है इस एरिया में, तो इस पूरे एरिया में। तो अब यहाँ से जो न्यूट्रिएंट, दूर वाले जो न्यूट्रिएंट है, जैसे ही सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट भी काम कैसे करते हैं, सॉल्यूशन में काम करते हैं। ऐसे नहीं है कि कहीं पे भी चले जाएंगे, उड़कर चले जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, सॉल्यूशन होना जरूरी है। पानी में जब हम नमक घोलते हैं पानी में, तो नमक तो हम एक जगह ही डालते हैं, लेकिन नमक चारों ओर कैसे चला जाता है, क्योंकि वो कंसंट्रेशन के कारण जाता है। ठीक है, तो नमक जैसे ही चारों ओर पहुंचता है, इसका मतलब वो कंसंट्रेशन की वजह से जाता है। तो यहाँ पर भी जैसे ही पानी देंगे, सॉल्यूशन बनेगा, और सॉल्यूशन की वजह से क्या होगा, जो यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है, ज्यादा कंसंट्रेशन की वजह से लोअर कंसंट्रेशन की ओर न्यूट्रिएंट क्या करेंगे, आएंगे, और जड़ों की तरफ गति करते हुए धीरे धीरे जो है प्रसारित होंगे। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो कि इसके हिसाब से काम करते हैं। इनमें एक तो फास्फोरस आ जाएगा, एक आपका जिंक आ जाएगा, एक आपके आयरन आ जाएगा। ठीक है, एक इसमें पोटास भी आएगा, ये सारे इसी में आते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। ये कुछ न्यूट्रिएंट है जो किसके द्वारा अवेलेबल होते हैं, डिफ्यूजन द्वारा अवेलेबल होते हैं। एक चीज और, मास फ्लो थोड़ा सा फास्ट होता है। मास फ्लो कैसा है, फास्ट है। कभी कभी आपको डिफरेंस पूछ लेते हैं ना एग्जाम में, तो ये चीजें आप वहां पर लिख के आ सकते हो कि मास फ्लो क्या होता है, फास्ट होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, बहुत स्लो होता है, धीरे धीरे होता रहता है, कंटिन्यू। ठीक है, तो ये चीज देखने को मिलती है। इसके अलावा आप कह सकते हो कि ये मास फ्लो जो होता है, इसमें कंसंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर कंसंट्रेशन का फर्क पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं कि मास फ्लो में तो सिर्फ एक तरह का फ्लो चलता है, वहां पर आपके कंसंट्रेशन काम करती है, इस प्रकार से। और इन दोनों में न्यूट्रिएंट के बारे में लिख के आ सकते हो, और स्लो और हाई जो आपके फास्ट स्पीड है, इसके बारे में भी बता के आ सकते हो। इस प्रकार से आपका मास फ्लो और डिफ्यूजन कंप्लीट हो जाता है। ये तो हुई पानी की वजह से होने वाली क्रियाओं की बात। ठीक है, कि पानी की वजह से ऐसा हो रहा है। अब एक प्रक्रिया ऐसी है जिसमें पानी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक प्रक्रिया ऐसी है जिसमें पानी की आवश्यकता नहीं है, इसको हम कहते हैं रूट इंटरसेप्शन। नाम पहले भी सुना होगा आपने। रूट इंटरसेप्शन, इसका मतलब क्या है दोस्तों, तो सिंपल भाषा में हम ये कहते हैं कि आपका जो पौधा होता है, जो प्लांट है, ये मान लो कोई प्लांट है। ठीक है, और इस प्लांट का ये रूट सिस्टम है।
क्या है दोस्तों, ये वाला रूट सिस्टम है। अब ये रूट्स क्या करती है, क्योंकि रूट्स आपके लगभग 1% का एरिया घेरती है मिट्टी में। कितना, 1% का एरिया, यानी कि ये क्या करती है, बहुत ज्यादा छोटी छोटी मात्रा में। क्योंकि हम जब पौधे को उखाड़ कर देखते हैं ना दोस्तों, अपरूट करते हैं ना, तब तो नॉर्मली हमें जो है 10% रूट्स भी नहीं दिखाई देती है, ठीक है, इतनी ज्यादा होती है रूट्स। वो हमें मेन रूट सिस्टम ही दिखाई देता है, बाकी रूट्स टूट के अंदर ही रह जाती है, मिट्टी के अंदर ही, ठीक है। तो जो अंदर रह गई है वही काम की चीज थी, क्योंकि वो छोटी रूट्स होती है और ये माइक्रो, जो आपके ये माइक्रोपोर्स होते हैं, इनके अंदर घुसी हुई रहती है। तो ये रूट क्या करती है, खुद पहुंच जाती है दानों के अंदर, ठीक है। दानों का मतलब जो ये है आपके, जो कले के कण है, सिल्ट के कण है, इनके अंदर चली जाएगी और वहां जाकर क्या करेगी, वहां जाकर न्यूट्रिएंट से खुद कांटेक्ट करेगी, ठीक है। क्या करेगी, न्यूट्रिएंट के खुद कांटेक्ट में आएगी और कांटेक्ट एक्सचेंज के द्वारा न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेगी, अपने से हाइड्रोजन निकालेगी, वहां से न्यूट्रिएंट ले लेगी। क्योंकि कले का क्या नेचर होता है, कले का नेचर होता है ऋणावेश वाला, जिसको हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या पाया जाता है, आपके जो है नेगेटिव आयन पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव आयन की वजह से यहाँ पर आपको पॉजिटिव क्या देखने को मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलेंगे चारों ओर, ठीक है। जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटास हो गया, ठीक है। इसके अलावा जिंक हो गया, ये वाले जो न्यूट्रिएंट है चारों ओर चिपके रहते हैं, ठीक है। और जैसे ही जड़ इनके कांटेक्ट में आएगी, जड़ मान लो यहाँ से गुजर रही है, तो इस कण में उपस्थित ये जितने भी आयन है, इन आयन्स को ये जड़ ले लेगी अंदर और बाहर क्या छोड़ देगी, H+ आयन छोड़ देगी। बाहर क्या छोड़ देगी, H+ आयन। इस चीज को हम कांटेक्ट एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है। तो कांटेक्ट एक्सचेंज के द्वारा रूट इंटरसेप्शन से न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं पौधों को, ठीक है। तो 3 मेथड हो गए, एक तो मास फ्लो, एक डिफ्यूजन, एक रूट इंटरसेप्शन। इनमें किसी प्रकार की कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। सारा काम किसके द्वारा हो रहा है, फिजिकली हो रहा है, ठीक है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है। तो इस चीज को हम बिना एनर्जी वाली चीजें हम कहते हैं। इन सबको हम क्या कहते हैं, बिना एनर्जी वाली, क्योंकि इनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तभी तो इनको पैसिव में रख रहे हैं हम, ठीक है। तो ये चीज भी आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद में बात करते हैं, 2 चीजें होती है, कांटेक्ट जो है आयनों का जो एक्सचेंज होता है उसको समझने का प्रयास हम करेंगे इसके बाद में, जिसमें एक तो कांटेक्ट एक्सचेंज थ्योरी को समझेंगे और एक कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी को समझेंगे, ठीक है। दोनों को समझने के बाद में ये आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, पहले तो थोड़ी थोड़ी इनकी बात कर लेते हैं, उसके बाद में सारी चीजों को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ध्यान देना है, मास फ्लो इज ए प्रोसेस विच सोल्यूबल न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन सोइल वाटर, ठीक है। आपका जो सोइल वाटर होता है ना, सॉइल वाटर का मतलब सीधा सीधा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जो रूट्स होती है वो पानी के साथ क्या हो जाता है, पानी के साथ बहकर रूट्स के कांटेक्ट में आते हैं और अपटेक कर लिए जाते हैं। दिस मैकेनिज्म प्ले ए मेजर रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट। ज्यादा जो मोबिलिटी वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि आपका नाइट्रेट हो गया, कैल्शियम हो गया, सल्फर हो गया, इनको ये जल्दी से अवेलेबल करवा देता है, ठीक है। इस मेथड द्वारा ये तीनों अवेलेबल होते हैं। कौन कौन से, नाइट्रोजन हो गया, इसके अलावा आपका कैल्शियम हो गया, इसके अलावा आपका सल्फर हो गया, ठीक है। तो नाइट्रेट, नाइट्रोजन वालों में नाइट्रेट, कैल्शियम में 2+ कैल्शियम और सल्फर, ठीक है, जो कि सल्फेट के रूप में होता है, ये आपके क्या हो जाते हैं, जल्दी से अवेलेबल हो जाते हैं। किसके द्वारा, मास फ्लो द्वारा, ठीक है। प्रोसेस वही है, सेम टू सेम। होगा क्या, तो ये एक कन्वेक्टिव प्रोसेस है, यानी कि पानी का एक फ्लो होता है, वाटर मूवमेंट होता है, उसके द्वारा ट्रांसपायरेशन से क्या होता है, ट्रांसपायरेशन, क्योंकि प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन हो रहा है तो प्लांट को पानी की जरूरत होती है, तो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके साथ में ही न्यूट्रिएंट भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। ये प्रक्रिया चलती रहती है, इससे ये तीनों न्यूट्रिएंट लिए जाते हैं, ठीक है। और वाटर एब्जॉर्प्शन के द्वारा क्या होता है, आपके न्यूट्रिएंट सप्लाई पर और मास फ्लो पर भी जो है फर्क पड़ता है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं ये चीजें, मास फ्लो किसको, रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन को। इसके अलावा हम कहते हैं ये जो है रूट, ये है ना जो आपका मास फ्लो, ये रूट इंटरसेप्शन और डिफ्यूजन को भी सपोर्ट करता है। अभी हम समझेंगे आगे चल के कि इनको सपोर्ट कैसे कर रहा है, ठीक है, उस चीज की भी हम इसमें चर्चा करेंगे। फिर आता है मैकेनिज्म ऑफ मास फ्लो, जो मैकेनिज्म है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपायरेशन, वाटर अपटेक, ठीक है। पहले तो क्या होगा, जो आपका
प्लांट है वो ट्रांसपायरेशन करेगा, ऊपर से पानी का लॉस होगा और नीचे से रूट्स के द्वारा पानी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और उसके साथ में ही न्यूट्रिएंट भी क्या हो जाएंगे, क्योंकि न्यूट्रिएंट पानी में ही क्या हुए हैं, घुले हुए हैं, एब्जॉर्ब है, पहले से घुले हुए हैं, तो पानी के साथ में ही क्या हो जाएंगे, प्लांट के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन पानी के साथ में ही हो गया। ये प्रक्रिया आपके यहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाती है। लेकिन इसमें जो है आपके एब्जॉर्प्शन में, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में एक्टिव और पैसिव मेथड काम करते हैं, पहले हमने डिस्कस की थी, तो एब्जॉर्प्शन अलग मैटर है, न्यूट्रिएंट वहां तक पहुंच रहे हैं ये अलग मैटर है। ठीक है, तो वहां तक पहुंचाने का काम किसका है, मास फ्लो का। फिर एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया है वो सेल अपने हिसाब से करती है, चाहे वो एक्टिव मेथड काम में लो या पैसिव मेथड काम में लो, कोई सा मेथड काम में ले सकती है, लेकिन वो अलग प्रक्रिया है जिसकी हमने पहले ही चर्चा कर ली है। यहाँ पर कुछ फैक्टर्स है जो कि मास फ्लो को प्रभावित करते हैं, जैसे कि सॉइल मॉइस्चर नहीं होगी तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा, सॉल्यूशन नहीं बनेगा तो जो है मास फ्लो भी नहीं होगा। दूसरी बात, सॉइल टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होने पर हाई मात्रा में ट्रांसपायरेशन होगा। ठीक है, ज्यादा ट्रांसपायरेशन होगा तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा और जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा पानी का उतना ही ज्यादा न्यूट्रिएंट भी एब्जॉर्ब किए जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा टेम्परेचर होने पर मास फ्लो भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, इंक्रीज होता है। हायर टेम्परेचर इंप्रूव वाटर अपटेक, इनहांस द न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट एंड इनहांस द मास फ्लो। फिर है रूट साइज, जितनी ज्यादा रूट्स अपने आप में बढ़ेगी, रूट्स की साइज जितनी ज्यादा होगी उतना ही न्यूट्रिएंट अपटेक ज्यादा होगा, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। और इसमें मदद करता है कौन, आपका जो रूट को बढ़ाने का काम करता है वो आपने सुना होगा, एक इम्पोर्टेंट माइकोराइजा होता है जो कि रूट को आगे बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो उसकी बात हम रूट इंटरसेप्शन में भी बात करेंगे। इसके बाद में आ जाता है कुछ साइंटिस्ट है जिन्होंने इस मामले में कुछ जो है खोजें की है। इसके बाद में आ जाता है इसका इम्पोर्टेंस में बेसिकली हम ये कहते हैं कि जो है आपका न्यूट्रिएंट सप्लाई फ्रॉम द सोइल टू प्लांट रूट्स, यानी कि ये क्या करती है, हेल्प करती है जो आपके इन इफिशिएंट न्यूट्रिएंट सप्लाई। ठीक है, क्या करती है, हेल्प करती है इफिशिएंट न्यूट्रिएंट सप्लाई। इनको हटा देना, ये जो है आपके टाइपिंग मिस्टेक है। इफिशिएंट न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है फ्रॉम सोइल टू द प्लांट रूट्स, पहली बात। दूसरी बात, इनके अपटेक के लिए, किनके अपटेक के लिए, इन जो न्यूट्रिएंट्स है, चाहे वो नाइट्रोजन हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो या सल्फर हो, इनके न्यूट्रिएंट अपटेक के लिए ये हेल्प करता है। ठीक है, बाकी सारी चीजें डिफ्यूजन और रूट इंटरसेप्शन में भी मदद करता है, उसको भी बढ़ाता है। ट्रांसपायरेशन रेट, सॉइल मॉइस्चर और टेम्परेचर इसको अफेक्ट करते हैं। इसके बाद में आ जाता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की भी चर्चा कर लेते हैं। डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है, तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, हम ये कहते हैं हायर कंसंट्रेशन से न्यूट्रिएंट जो है लोअर कंसंट्रेशन की ओर डिफ्यूज होते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस हेल्प टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट इन सोइल सॉल्यूशन टू द प्लांट। होता क्या है, सोइल सॉल्यूशन से कहां तक जाना है, न्यूट्रिएंट को प्लांट्स की रूट तक जाना है, तो वहां तक पहुंचाने का काम किसका होता है, डिफ्यूजन का होता है। डिफ्यूजन एक स्लो प्रक्रिया है। ठीक है, स्लो का मतलब वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक है, इन डिफ्यूजन न्यूट्रिएंट आयन मूव अलोंग विथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से काम करता है, जिसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट फ्लो करते हैं। ठीक है, मास फ्लो की तरह काम नहीं करते हैं, ये एक स्लो प्रक्रिया है, स्लोवर प्रोसेस है। ठीक है, यदि हम मास फ्लो की बात करें तो वो एक फास्ट प्रक्रिया होती है। क्या है दोस्तों, फास्ट है, और ये क्या है, आपकी एक स्लो प्रोसेस है, बट इट इज एसेंशियल फॉर द अपटेक ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट। लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट्स के अपटेक के लिए डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट होता है, डिफ्यूजन का होना वहां पर जरूरी होता है। ठीक है, जैसे कि फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, जिंक हो गया और आयरन हो गया, इनके जो है अवेलेबिलिटी के लिए, क्योंकि ये इमोबाइल है, किसमें, आपके सॉइल में। ठीक है, सॉइल में कैसे है, इमोबाइल है। ठीक है, पता कैसे चलेगा, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको सारी चीजें लिखवाई हुई है कि कौन कौन से मोबाइल होते हैं, कौन कौन से इमोबाइल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इमोबाइल न्यूट्रिएंट है, और इनकी अवेलेबिलिटी के लिए क्या जरूरी है, इनके अवेलेबिलिटी के लिए डिफ्यूजन होना जरूरी होता है। इसके बाद में डिफ्यूजन ग्रेडियंट, वही आपका जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है।
बेसिक प्रक्रिया है, न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा, जो है डिफ्यूजन ग्रेडियंट में डिफरेंस होने की वजह से जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर न्यूट्रिएंट जाएंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, चारों ओर जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। एक आपके जो है डिफ्यूजन का फिक्स लॉ है, ठीक है। क्या है? डिफ्यूजन का फिक्स लॉ है, क्योंकि ये फिक्स नाम के वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने जो है आपके रेट ऑफ डिफ्यूजन बताई, ठीक है। क्या बताया? रेट ऑफ डिफ्यूजन। ये जो डी है इसका मतलब है आपके ये कोएफिशिएंट को बताने का काम करता है। कोएफिशिएंट का मतलब होता है इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है, वो रखते हैं। इसके बाद में यहाँ पर सी का मतलब कंसंट्रेशन से है, सी का मतलब किससे है? कंसंट्रेशन से। और एक्स का मतलब होता है डिस्टेंस, यानी कि जो न्यूट्रिएंट है उनकी जड़ों से कितनी डिस्टेंस है, रूट से कितनी डिस्टेंस है, वो चीज बताने का काम करता है। और इस लॉ को हम कहते हैं फिक्स लॉ, ठीक है। क्या बोलते हैं? फिक्स लॉ। और ये किसने बताया था दोस्तों? ये आपके जो है फिक्स नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। इसका भी आप ध्यान रख सकते हो। इसके बाद में डिफ्यूजन को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें, अफेक्ट करने वाले, इन्फ्लुएंस करने वाले जो फैक्टर्स हैं सॉरी इन्फ्लुएंस करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनकी हम बात करें तो सीधा सीधा हम ये कहते हैं कि यहाँ पर डिफ्यूजन जो है एक तो कंसंट्रेशन के हिसाब से काम करता है, कंसंट्रेशन प्रभावित करेगी। दूसरा, न्यूट्रिएंट में जो है एक डिफ्यूजन कोएफिशिएंट प्रभावित करता है, ठीक है। इसके अलावा बफरिंग कैपेसिटी भी इसको अफेक्ट करती है, ठीक है। क्या करती है? बफरिंग कैपेसिटी भी अफेक्ट करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि किसको अफेक्ट करते हैं? डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद में रूट इंटरसेप्शन इन न्यूट्रिएंट अपटेक, हम किसकी बात कर रहे हैं? तीसरा मेथड है हमारा रूट इंटरसेप्शन, ठीक है। क्या होता है? तो जो रूट्स होती है वो फिजिकली ग्रो करती हुई न्यू एरिया में जाती है, ठीक है, और ढूंढ कर न्यूट्रिएंट्स को पकड़कर ले आती है, ठीक है। ये प्रक्रिया होती है आपके किसमें? रूट इंटरसेप्शन में। रूट खुद ग्रो होती हुई कहां तक जाएगी? न्यू एरिया, जो एरिया होता है सॉइल का उसमें जाएगी और वहां पर जो न्यूट्रिएंट पड़े हुए हैं उनको एब्जॉर्ब करके ले आएगी, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है वहां पर पहुंच जाती है और एब्जॉर्ब कर लेती है न्यूट्रिएंट्स को। इसके बाद में ये काम कैसी करती है? तो फ्रेश सॉइल पार्टिकल्स शेयर दैट होल्ड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, जो फ्रेश सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि सॉइल पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, और उनपे पॉजिटिव आयन क्या होते हैं? आकर जमा हो जाते हैं। तो वहां से न्यूट्रिएंट को लेने का काम किसका होता है? इन्हीं आपके रूट्स का होता है। न्यूट्रिएंट आर एक्सचेंज डायरेक्टली बिटवीन द रूट सरफेस एंड सॉइल पार्टिकल अलाउिंग अपटेक, ठीक है। डायरेक्टली क्या होता है? एक्सचेंज होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट एक्सचेंज या एब्जॉर्प्शन एक्सचेंज। कैसे होता है अभी इसकी हम चर्चा करेंगे। रूट जो आपका इंटरसेप्शन होता है, रूट्स ओनली 1% ऑफ टोटल सॉइल वॉल्यूम, टोटल सॉइल वॉल्यूम का रूट्स क्या होती है? ओनली 1% होती है या उससे भी कम होती है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो सॉइल पोर्स है, ठीक है, इनके अंदर ग्रोथ करती हुई आगे बढ़ती है। जो सॉइल पोर होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनके अंदर क्या बढ़ती है? रूट जो है ग्रोथ करती हुई आगे बढ़ती है और नए एरिया को देखती रहती है। लगभग 3% न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाने का काम किसका होता है? रूट इंटरसेप्शन का होता है, ठीक है। रूट इंटरसेप्शन के थ्रू लगभग 3% न्यूट्रिएंट, ओवरऑल न्यूट्रिएंट अपटेक का 3% कौन अवेलेबल करवा रहा है? रूट इंटरसेप्शन अवेलेबल करवा रहा है, ठीक है। माइकोराइजा इसमें हेल्प करता है। माइकोराइजा क्या है? तो एक तरह की फंगस होती है जो कि सिम्बायोसिस में रहती है, किसके साथ? प्लांट रूट के साथ, ठीक है। सिम्बायोसिस में रहने का कारण क्या है? तो प्लांट उसको कार्बोहाइड्रेट देते हैं और वो प्लांट्स को ज्यादा एरिया प्रोवाइड करवाती है, फास्फोरस हुआ, पोटेशियम हुआ, इनको एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। क्या करवाती है? ज्यादा एरिया प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो ये एक्सटेंडिंग कर देती है, एक्सटेंड बढ़ा देती है, देर हाईपी को बढ़ाकर सॉइल में क्या कर देती है? प्लांट की जो रूट होती है उसकी साइज को बढ़ा देती है और न्यूट्रिएंट एक्सेस भी इससे बढ़ जाता है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा रूट की ग्रोथ होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? न्यूट्रिएंट इंटरसेप्शन होगा। सॉइल स्ट्रक्चर एंड पोरोसिटी पर भी निर्भर करता है। यहाँ पर माइकोराइजा एसोसिएशन पर भी निर्भर करता है, क्योंकि एसोसिएशन होगा तो साथ में क्या कर पाएंगे? साथ में न्यूट्रिएंट ज्यादा मात्रा में मिल पाएंगे, ठीक है। ये चीज होती है। यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे ये मान लो कोई रूट है और ये आपके पार्टिकल्स है,
सॉइल के पार्टिकल्स है। अब रूट क्या करती है, रूट इनके कांटेक्ट में आती है डायरेक्ट और इनसे क्या ले लेती है, न्यूट्रेंट ले लेती है, क्योंकि न्यूट्रेंट इनके ऊपर चिपके हुए रहते हैं। या जो माइकोराइजल होता है, माइकोराइजा जो होता है वो ग्रोथ करता हुआ चारों ओर फैल जाता है, ठीक है, इस प्रकार से चारों ओर फैल जाता है। तो ये जहां जहां कांटेक्ट में आता है वहां से न्यूट्रेंट को पकड़कर जड़ों के पास पहुंचा देता है, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रूट इंटरसेप्शन के रूप में जानते हैं। यहां तक किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, फिर आगे बात करते हैं। अच्छा, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। चलो तो आगे चलते हैं। रूट इंटरसेप्शन में वही, यहाँ पर वही बातें लिखी हुई है जो मैंने आगे आपको ऊपर बता दी, ठीक है। समझने के लिए इस प्रकार से आप ये चित्र देख सकते हो। अब देखो, रूट एक्सचेंज हो, चाहे आपका डिफ्यूजन हो, चाहे आपका मास फ्लो हो, तीनों में ही क्या है, मुख्य रूप से जो है आयन एक्सचेंज एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपके देखने को मिलती है, ठीक है। तो उस आयन एक्सचेंज को भी हम समझ लेते हैं कि आयन एक्सचेंज कैसे काम करता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना है, आयन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, तो सिंपली जैसे मान लो ये है आपका, ठीक है, ये कले के कण है। अब कले के कण है तो मान लो यहाँ से रूट जा रही है, ठीक है, रूट निकल के यहाँ से जा रही है। तो ये जो कले के कण है, इनके ऊपर जो पॉजिटिव आयन वाले जितने भी न्यूट्रेंट है वो जड़ों के द्वारा ले लिए जाएंगे और जड़ें H+ आयन के रूप में क्या चिपका देगी, यहाँ पर H+ आयन चिपका देगी, यानी कि H+ आयन छोड़ देगी और कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन ले लेगी अंदर, ठीक है। ये प्रक्रिया को हम कहते हैं आयन एक्सचेंज। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है इसको हम क्या बोलते हैं, आयन एक्सचेंज। पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव जो आपके जितने भी नेगेटिव चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज जो आपके ये होते हैं न्यूट्रेंट होते हैं, इनका भी एक्सचेंज होता है, दोनों का ही एक्सचेंज देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, जो एनाइन होते हैं, ठीक है, वो नेगेटिव आयन वाले और कैटायन जो पॉजिटिव आयन वाले फ्रॉम द प्लांट रूट सेल आर एक्सचेंज विद द आयन ऑफ द इक्विवेलेंट चार्ज। सिंपल उसी प्रकार के जो इक्विवेलेंट चार्ज वाला जो दूसरा पार्टिकल या जो दूसरे न्यूट्रेंट होते हैं उनके द्वारा सॉइल सॉल्यूशन में और सॉइल पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता रहता है, ठीक है। दिस प्रोसेस हैज प्लांट एब्जॉर्ब न्यूट्रेंट विदाउट रिक्वायरिंग कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ मिनरल इन सॉइल सॉल्यूशन। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, पौधों को आसानी से क्या मिल जाते हैं, न्यूट्रेंट मिल जाते हैं, बिना किसी जो है घोलने की प्रक्रिया के द्वारा सीधा ही क्या हो जाता है, कांटेक्ट एक्सचेंज हो जाता है। यहाँ पर ध्यान देना है, इस एक्सचेंज को समझने के लिए दो थ्योरीज है। एक थ्योरी है कांटेक्ट एक्सचेंज की थ्योरी। इसमें क्या कहता है, तो कांटेक्ट एक्सचेंज में तो सीधा सीधा ये कहता है कि इसमें सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली पार्टिकल और जो जड़ होती है वो कांटेक्ट में आते हैं, दोनों एक जगह आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, उसकी वजह से इनमें न्यूट्रेंट का क्या हो जाता है, हम कह सकते हैं एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना है, दे आर डायरेक्टली एक्सचेंज बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है, एंड रूट सरफेस। सॉइल पार्टिकल और रूट सरफेस के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा क्या बन जाता है, आपके जो है न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो जाता है। नेगेटिवली चार्ज सरफेस द होल्ड द कैटायंस, ठीक है, क्ले पार्टिकल क्या होते हैं, कैटायंस को होल्ड करते हैं, और रूट सेल आर कैरी पॉजिटिव चार्ज H+, और रूट के पास क्या है, H+ है, तो ये क्या कर देती है, H+ दे देती है और ये जो पॉजिटिव आयन है वो ले लेती है। इस प्रकार से इनके बीच में क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए यहाँ पर और ध्यान दे सकते हो। यहाँ देखो, रूट के पास क्या है, H+ आयन है, कले के पास क्या है, पॉजिटिव आयन है, ठीक है। यहाँ पर पोटेशियम दे रखा है, लेकिन एग्जाम्पल के रूप में आप सोडियम भी लिख सकते हो, ठीक है, कैल्शियम भी लिख सकते हो, मैग्नीशियम भी लिख सकते हो, जिंक आयरन भी लिख सकते हो, ये सारे ही क्या होते हैं, इसी के द्वारा अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। होता क्या है, तो सबसे पहले H+ आयन इसके द्वारा, जड़ों के द्वारा दिया जाता है, और कले को H+ आयन मिलते ही कले क्या कर लेता है, H+ आयन को ले लेता है और पॉजिटिव आयन को छोड़ देगा। पॉजिटिव आयन को छोड़ेगा और ये न्यूट्रिएंट में आकर पानी में जो है घुलने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट दोनों कांटेक्ट में है, तो सीधा ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा किसको, पोटेशियम को,
ठीक है, सीधा ही क्या कर लेगा, पोटेशियम को ले लेगा। यहाँ पर पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि सॉल्यूशन बनाने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है, डायरेक्ट सारा काम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में डायरेक्ट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन विदाउट डिसोल्यूशन इन वाटर, वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। फास्ट एंड इफिशिएंट प्रोसेस फॉर न्यूट्रिएंट अपटेक, ये जल्दी होती है और इफिशिएंट भी है, दोनों चीजें इसमें देखने को मिलती है। इसके बाद में आता है कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। ये क्या कहती है, ये थ्योरी हमें ये कहती है कि बेसिकली होता क्या है कि जड़ों के द्वारा CO2 गैस दी जाती है। सर CO2 गैस कहां से आएगी जड़ों के पास, तो जब रेस्पायरेशन होता है, ठीक है, रेस्पायरेशन होता है तो रेस्पायरेशन के थ्रू हमें CO2 गैस मिलती है। ठीक है, प्लांट्स को भी मिलती है, हमें भी मिलती है। हम तो नाकों के द्वारा छोड़ देते हैं, लेकिन प्लांट्स जो है आपके किसके द्वारा, जो स्टोमेटा होते हैं उसके द्वारा छोड़ते हैं। और जड़ों में जो है CO2 गैस बनती है, उसको डायरेक्ट जड़ें क्या कर देती है, मिट्टी में छोड़ देती है। अब ये CO2 गैस किसके साथ मिलेगी, जल के साथ मिलेगी, और क्या बना लेगी, कार्बोनिक एसिड। क्या बना लेगी, कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड आगे चल के डिवाइड हो जाएगा H+ और HO3- में। ठीक है, किसके रूप में, H+ और HO3- के रूप में। अब देखो यहां तक की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई, ये जड़ों का काम हुआ कि H+ दिया, वो CO2 गैस दी, CO2 गैस जल के साथ रिएक्शन करती है, रिएक्शन से H2CO3 बनता है, H2CO3 अगेन डिवाइड होता है H+ और HCO3- में। ठीक है, अब कले के कणों के ऊपर क्या अवेलेबल है, तो सर कले के कणों के ऊपर तो जो है आपके बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि पोटेशियम आयन भी हो सकता है, कैल्शियम आयन भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मैग्नीशियम आयन भी मिल सकता है। तो ये जो आयन्स है ये क्या करेंगे, H+ के द्वारा एक्सचेंज कर दिए जाएंगे। ठीक है, H+ यहाँ आकर चिपक जाएगा और आयन्स को यहाँ से रिमूव कर देगा। अब ये आयन सोइल सॉल्यूशन में चले जाएंगे, या तो इस आयन के साथ, क्योंकि ये भी तो वहां पर पानी में अवेलेबल है, तो इस आयन के साथ या तो इस प्रकार से क्या बना लेंगे, एक हल्का सा बॉन्ड द्वारा पोटेशियम HCO3 बना लेंगे। और ये क्या करेगा, ये जैसे ही जड़ के कांटेक्ट में आएगा सॉइल सॉल्यूशन में, तो जड़ें क्या कर लेगी, पोटेशियम को अंदर ले लेगी। ठीक है, पोटेशियम को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी कहते हैं। ठीक है, सिंपल है, कॉन्टेक्ट एक्सचेंज में वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये दोनों में फर्क है। यहाँ पर ध्यान दे लो, प्रोसेस ड्राइवन बाय द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन के द्वारा जो चेंज हुआ CO2 निकली है वो इस प्रक्रिया को चलाती है। रूट रेस्पायर रिलीज CO2, सबसे पहले रूट्स क्या करती है, रेस्पायरेशन के द्वारा रिलीज करती है CO2 डिसॉल्व इन सॉइल वाटर, CO2 वाटर में घुलकर क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है। कार्बोनिक एसिड डिवाइड हो जाता है H+ आयन और HCO3- आयन में, बाइकार्बोनेट आयन बोल रहे हैं उसको। ठीक है, इसके बाद में रिलीज H+ आयन रिप्लेस अदर कैटायंस, जो पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनको क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, रिप्लेस कर देता है ऑन क्ले माइकल्स। माइकल्स का मतलब सीधा सीधा वो कण है एक तरह के। ठीक है, ये हो गए। इसके बाद में दीज फ्रेड कैटायंस मूव इनटू द सॉइल सॉल्यूशन, ये सॉइल सॉल्यूशन में चले जाएंगे। डिफ्यूज टुवर्ड द रूट्स, रूट्स के द्वारा डिफ्यूज कर लिए जाएंगे। दे आर दे एब्जॉर्ब, और लास्ट में क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रक्रिया होती है, सिंपल और बेसिक प्रक्रिया इसी प्रकार से देखने को मिलती है। वही बात है, H+ आयन के द्वारा पोटेशियम आयन को क्या किया गया है, रिप्लेस किया गया है। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंट क्या होता है, यहाँ पर हम बात करते हैं, इसकी कुछ चीजों को समझने की प्रयास करते हैं। सबसे पहले CO2 गैस कहां से आई, रेस्पायरेशन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट के जो है ब्रोकन होने की वजह से CO2 गैस निकलती है। CO2 गैस जल के साथ बनाकर क्या बना रही है, H2CO3। ठीक है, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड में जो H है ये किसको, पोटेशियम को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। पोटेशियम HCO3- बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर क्या बना देते हैं, रूट के पास चले जाते हैं, और रूट्स क्या कर लेती है, इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, पोटेशियम को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, या इस पूरे आयन को ही एक साथ एब्जॉर्ब कर लेती है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें भी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया चलती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है,
कार्बोनिक एसिड थ्योरी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, ये चीजें बिल्कुल इजी है और बिल्कुल समझने वाली चीजें हैं। ठीक है, आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर बाकी चीजें जो है सारी लिखी हुई है, एक बार जब पढ़ोगे सारी चीजें समझ में आ जाएगी। हम जब क्लास को स्टार्ट करते हैं तो सिंपली हम ये कह रहे थे कि दो प्रकार के एब्जॉर्प्शन है, एक्टिव है और पैसिव है। एक्टिव में हमने दो चीजें पढ़ी, पैसिव में ये सारी चीजें हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, और पैसिव में ही आगे चल के जब हम है आयन एक्सचेंज की बात करते हैं तो आयन एक्सचेंज को हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ये कहते हैं कि आयन एक्सचेंज जो है दो प्रकार से होता है, जिसमें एक तो कॉन्टेक्ट एक्सचेंज थ्योरी आ जाती है और एक आपके कार्बोनिक एसिड थ्योरी आ जाती है। तो उसकी हमने बात कर ली है। ये सारी चीजें समझने के बाद में आगे आ जाते हैं हम डोनन इक्विलिब्रियम की बात हम कर लेते हैं। अब डोनन इक्विलिब्रियम क्या कहता है, तो सिंपली हम ये कहते हैं कि डोनन नाम के एक वैज्ञानिक है और इनका कहना ये है कि जो आपकी कोशिका होती है, ठीक है, ये मान लो आपकी प्लांट सेल है। ये जो प्लांट सेल होती है दोस्तों, इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे नेगेटिव आयन होते हैं। ठीक है, इनके अनुसार प्लांट सेल के अंदर क्या होते हैं, नेगेटिव आयन होते हैं। मान लो ये इस प्रकार के नेगेटिव आयन है, अलग अलग प्रकार के नेगेटिव आयन है। और जो प्लांट सेल है उससे बाहर सॉइल सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन होते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, इस प्रकार के पॉजिटिव आयन है। तो ये कह रहा है कि दोनों चीजों को इक्विलिब्रियम करने के लिए, दोनों को सेम करने के लिए होता क्या है कि एक्सप्लेन हाउ टू आयन एक्यूमुलेट इनसाइड द प्लांट विदाउट रिक्वायरिंग मेटाबॉलिक एनर्जी। इसमें मेटाबॉलिक एनर्जी की जरूरत नहीं होती है और जो आयन्स होते हैं वो कैसे अंदर से पहुंच जाते हैं, इस चीज को समझाने के लिए ये कहा गया है। इनसाइड द प्लांट सेल देयर आर द सम फिक्स्ड आयन आल्सो नोन एज इनडिफ्यूजेबल आयन दैट कैन नॉट डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के द्वारा ये क्या नहीं हो सकते, बाहर नहीं आ सकते। जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है ना, उसके द्वारा ये चीजें बाहर नहीं आ पाती है। ठीक है, डिफ्यूज नहीं हो पाती है। दूसरी बात, सेल मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू द एनाइंस। एनाइंस के लिए क्या है, परमिएबल होती है। ठीक है, क्या होती है, परमिएबल होती है। और एंड केटाइंस जो पॉजिटिव आयन होते हैं फॉर एक्सटर्नल सॉल्यूशन। और जो बाहर वाला जो सॉल्यूशन होता है उसके लिए क्या है, मुख्य रूप से एनाइन और जो कैटाइंस है उनके लिए, दोनों के लिए ही क्या है, परमिएबल है। द मूवमेंट ऑफ दीज डिफ्यूजेबल आयन, जो डिफ्यूज होने वाले आयन है, ऑकर मेंटेन इलेक्ट्रोकेमिकल बैलेंस। इलेक्ट्रोकेमिकल बैलेंस को बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा नेगेटिव आयन हो गया है, यहाँ पर जो है ज्यादा पॉजिटिव आयन हो गया है, इसके वजह से दोनों साइड, इनसाइड सेल के अंदर क्या है, उसे इलेक्ट्रो केमिकल बैलेंस को बनाने के लिए ये क्या कर लेती है, सेल इन पॉजिटिव आयंस को अपने अंदर ले लेती है। ठीक है, और दोनों का क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम हो जाता है। दोनों समान मात्रा में कोशिका के अंदर पहुंच जाते हैं, जितने पॉजिटिव आयन उतने ही नेगेटिव आयन। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम डोनन इक्विलिब्रियम थ्योरी कहते हैं। ठीक है, ये डोनन के अनुसार ये बात कही गई थी कि आयंस का जो अपटेक होता है वो इस प्रकार से होता है कि कंसंट्रेशन को संतुष्ट करने के लिए या कंसंट्रेशन को जो है सेटिस्फाइड करने के लिए क्या हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है तो पॉजिटिव बाहर से अंदर आ जाते हैं। इस प्रकार की सिंपल प्रक्रिया होती है और इसको हम डोनन इक्विलिब्रियम के रूप में जानते हैं। बात समझ में आई क्या? यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसमें भी ये कह रहा है कि फिक्स्ड एनाइन इनसाइड द सेल, कोशिका के अंदर जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, जो आपके प्लांट होते हैं नेगेटिवली चार्ज फिक्स एनाइन कैन नॉट मूव आउट, ये बाहर नहीं आ सकते, ये अंदर ही है। और जो मेंटेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर कैटाइन, जो बाहर वाले कैटाइंस है वो डिफ्यूज हो जाते हैं किसके अंदर, आपके बाहर के सॉल्यूशन में जो है ये है, लेकिन ये मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं। दीज लीड टू हायर एक्यूमुलेशन ऑफ कैटाइंस इनसाइड द प्लांट सेल। और इस प्रकार से जो है एक्यूमुलेशन हो जाता है कैटाइंस का किसके अंदर, आपके प्लांट सेल में। ठीक है, ये प्रक्रिया होती है इनके अनुसार। ऐसा ही पॉजिटिव के साथ होता है। इफ द सेल कंटेन पॉजिटिवली चार्ज फिक्स एनाइन, यानी कि अंदर यदि कोशिका के अंदर पॉजिटिव चार्ज वाले जो है आपके ये है
कैटाइंस है, देन मोर एनाइंस, एनाइंस के बजाय, ठीक है, तो क्या होगा, फ्रॉम द आउटर सॉल्यूशन विल डिफ्यूज इनसाइड, बाहर से फिर एनाइंस क्या हो जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, ठीक है। दिस रिजल्ट इन एन इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन इनसाइड द सेल, और इसकी वजह से क्या होगा, इसके वजह से आपके जो है कंसंट्रेशन किसकी बढ़ जाएगी, जो है आपके एनाइंस की कंसंट्रेशन कोशिका के अंदर बढ़ जाएगी, यानी कि जस्ट विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और ये डोनन इक्विलिब्रियम जो है उसके अनुसार एनाइन और जो आपके कैटाइन है वो कैसे बैलेंस होते हैं, ये चीज बताई गई है। इसके साथ में ही आपका यहाँ पर ये जो लेसन है वो कंप्लीट भी हो जाता है, ठीक है। सारी चीजें हमने चर्चाई कर ली, सारी का मतलब सीधा सीधा हमने जो है वो बातें की है जो कि इंपॉर्टेंट है किसके लिए, एक्सचेंज को समझने के लिए, ठीक है। ये रूट्स कैसे एब्जॉर्ब करती है, रूट की सेल के अंदर जो न्यूट्रिएंट जाते हैं वो कैसे जाते हैं, रूट के पास में कैसे पहुंचते हैं, ये सारी बातें हमने डिस्कस की है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।